Assalamualaikum. Section 9 CPC. Courts to try all civil suits unless barred. ये सेक्शन में डिटेल से पढ़ाऊँगी। इसके बाद आपको किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको ये भी साथ साथ में समझाऊँगी। सेक्शन 9 की वर्डिंग पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज़ ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। यानी इसमें ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है तमाम सिविल केसेस को एंटरटेन करने की, सिवाय उन केसेस के जिनके लिए इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली उनको रोक दिया गया हो कि वो उनको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। उसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन पहले हम जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे कि जुरिस्डिक्शन क्या है और इसकी कितनी काइंड्स हैं। तो जुरिस्डिक्शन का जनरल मीनिंग है पावर ऑफ कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन अफेंस एंड टू डिटरमिन द कॉज ऑफ एक्शन। यानी ये कोर्ट की पावर होती है जिसके ज़रिए वो किसी अफेंस का, किसी मैटर का, किसी सूट का कॉग्निजेंस लेते हैं, उनको सुनते हैं, उन्हें डिसाइड करते हैं, कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमिन करते हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए कोर्ट्स पावर टू डिसाइड ए केस और इशू ए डिक्री। इसके मुताबिक जुरिस्डिक्शन कोर्ट की वो पावर है जिसके ज़रिए वो किसी केस को डिसाइड करती है और डिक्री इशू करती है। जुरिस्डिक्शन की 4 मेन काइंड्स हैं। उसकी पहली काइंड है जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर, नंबर 2 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नंबर 3 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और नंबर 4 ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर क्या है? इसकी डेफिनेशन, इट मीन्स द अथॉरिटी और पावर ऑफ ए कोर्ट टू एंटरटेन केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। यानी हर कोर्ट को अलग तरह की पावर दी गई है, वो उस पावर से बियॉन्ड एंटरटेन नहीं कर सकती केसेस को। मिसाल के तौर पर अब फैमिली कोर्ट है तो फैमिली कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर होगा फैमिली केसेस। ये इससे बियॉन्ड अपनी पावर, अपनी जुरिस्डिक्शन एंटरटेन नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब बैंकिंग कोर्ट है तो वो सिर्फ उन केसेस को एंटरटेन करेगी जो कि जिनका सब्जेक्ट मैटर होगा बैंकिंग मैटर्स। तो ये सब्जेक्ट मैटर है और कोर्ट उन्हीं मैटर्स को एंटरटेन कर सकती है जो कि उसके सब्जेक्ट मैटर के दायरे में आते हैं। इसमें एक हेडिंग है वो ऐड कर लें, ये इसकी काइंड्स से हट के है कि जुरिस्डिक्शन बाय कॉन्सेंट। क्या पार्टीज़ की कॉन्सेंट से किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिटरमिन की जा सकती है? क्या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का इन्हसार पार्टीज़ की कॉन्सेंट पर होता है? तो जुरिस्डिक्शन इज़ कॉन्फर्ड अपॉन द कोर्ट्स बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन डिटरमिन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन करता है। इसका ताल्लुक़ पार्टीज़ की कॉन्सेंट से नहीं है। एंड दिस पावर कैन नीदर बी कॉन्फर्ड नॉट टेकन अवे बाय द कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज़। और अगर कोर्ट जुरिस्डिक्शन को गलत एक्सरसाइज करती है और इस तरह वो कोई डिग्री पास कर देती है तो भी उस डिग्री को, उस गलत डिग्री को पार्टीज़ की कॉन्सेंट से क्योर नहीं किया जा सकता। नंबर 2 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। It means the authority or power of the court to entertain cases with reference to the territory within which it is to be exercised. हर कोर्ट की एक मखसूस टेरिटरी है और वो उस टेरिटरी, उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ही केसेस को एंटरटेन कर सकती है। अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर वो केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक इलाके में एक कोर्ट बनाई गई है जो सिर्फ उस ख़ास इलाके के लिए है और वो कोर्ट सिर्फ वही केसेस एंटरटेन कर सकती है जो उसकी बाउंड्री में होंगी, वो किसी दूसरी बाउंड्री के केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकती। इट मीन्स द जियोग्राफिकल लिमिट्स विद इन विच दैट अथॉरिटी मस्ट एक्ट। For example, a certain court created in a particular territory is confined to exercise its power इन लिमिट्स ऑफ सच टेरिटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी कोर्ट्स उस अपने डिस्ट्रिक्ट के केसेस को ही एंटरटेन कर सकती हैं, वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकती हैं। ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मस्ट बी डिसाइडेड एट अर्लीस्ट स्टेज, इट बीइंग ए मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट।
cannot be declared cannot be decided otherwise than by recording evidence. अगर ऑब्जेक्शन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो उसको क्योर करने के लिए एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेक्शन 15 टू सेक्शन 19 सीपीसी बताते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 20 सीपीसी डिटरमिन करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को रिगार्डिंग द contracts provides that a suit may be instituted where cause of action wholly or partly arises. अब all legislation of a country is territorial. All legislation of a country is territorial. All exercise of jurisdiction is territorial in nature. एक मुल्क का कानून पूरे मुल्क के लिए होता है तो उस लेजिस्लेशन की टेरिटरी क्या होगी, पूरा मुल्क होगा। उस मुल्क के कवानीन तमाम शहरियों के लिए एक जैसे होंगे। The laws of a country apply to all its subjects, things and acts within its territory. Every court has its own local or territorial limits fixed by the government. ये गवर्नमेंट फिक्स करती है किस कोर्ट की क्या टेरिटरी होगी। It cannot exercise its jurisdiction beyond its territory. District courts of a region has power to decide matters arising within or related to immovable property situated within that district only. High Court of a फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब की हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ उन केसेस को एंटरटेन कर सकती है जो पंजाब की टेरिटरी में आते हैं, वो दूसरे सूबे के केसेस को एंटरटेन नहीं कर सकती। उसके बाद है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। डेफिनेशन: the power or authority of a court to entertain cases with reference to financial value of suit in consideration as fixed by the legislative order in accordance with the West Pakistan Civil Code Ordinance. अब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ये है कि कोर्ट को कुछ लिमिट दी गई है कि आप इस कीमत तक के केसेस को एंटरटेन कर सकते हैं। हर कोर्ट की अलग पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, तो वो सिर्फ उन केसेस को एंटरटेन कर सकती है अगर वो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में वैल्यू मनी के लिहाज से फॉल करते हैं। अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड वो किसी केस को एंटरटेन नहीं कर सकते। It is necessary that court passing the decree must have pecuniary jurisdiction over the consideration being allowed by it. Section 6 of CPC provides that a court will have jurisdiction only over those suits, the amount or value of the subject matter of which does not exceed the pecuniary limits of its jurisdiction. कुछ कोर्ट्स के पास अनलिमिटेड pecuniary jurisdiction होती है। For example, High Court has no pecuniary limitations. उसके बाद नंबर 4 है ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन दो तरह की हो सकती है, एपेलेट भी और ओरिजिनल भी। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? दिस मीन्स दैट कोर्ट हैज़ राइट टू हियर और एंटरटेन ओरिजिनल सूट, यानी वो कोर्ट जहाँ पर केस पहली बार दायर किया जाता है, जहाँ पर कोर्ट उस केस को सुनती है, उसका फ़ैसला करती है, उसे कहते हैं कि वो कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है। अब वो कौन सी कोर्ट्स हैं? ट्रायल कोर्ट है, ट्रैफिक कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, बैंक्रप्सी कोर्ट, टैक्स कोर्ट्स। यानी यहाँ पर इन केसेस से रिलेटेड जो मैटर अराइज होता है तो कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन करती है, उसके रिगार्डिंग डिक्री पास करती है। यहाँ पर केस पहली बार दायर किया जाता है। उसके बाद है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो ये कौन सी जुरिस्डिक्शन है? दिस मीन्स द कोर्ट hears an appeal from a court of original jurisdiction. The court exercises appellate jurisdiction to review a lower court's decision. Appellate court will not hear the entire case. It simply reviews whether or not the lower court made an error when applying the appropriate law to the facts of the case. On appeal, the appellate court has power to modify or reverse the lower court's decision.
यानी एपेलेट जुरिस्डिक्शन वो जुरिस्डिक्शन है जिसमें कोर्ट्स पूरे केस को नहीं सुनेगी, वो सिर्फ नीचे से आने वाली कोर्ट्स के डिक्री में अगर कोई एरर है तो उसकी अपील्स को सुनेगी वो। और अपील में वो निचली अदालत के जो फ़ैसले हैं उनको वो तब्दील भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है और उसे रिवर्स भी कर सकती है। अब ये कौन सी कोर्ट्स हैं जो कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करती हैं, वो है कोर्ट ऑफ सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई और हाई कोर्ट्स हो गई। अब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं ये दो तरह की पावर एक्सरसाइज करते हैं, एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपेलेट जुरिस्डिक्शन दोनों। यानी यहाँ पर केसेस फर्स्ट टाइम फाइल भी होते हैं और ये उन केसेस किसी केस की नीचे से आने वाली अदालतों की केसेस की अपील्स को भी सुनते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को कब एक्सरसाइज करती है, अंडर आर्टिकल 184(1) एपेलेट जुरिस्डिक्शन और अंडर आर्टिकल 185(2), 185(3), 212, 203(f). और हाई कोर्ट अपील्स कब सुनती है, अंडर सेक्शन 100 CPC, 410 CPC और अंडर सेक्शन 417 CRPC। सेक्शन 9 की अब मेन वर्डिंग पे आते हैं। इसमें दो कंडीशंस बताई हुई हैं कि कब एक सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होती है केसेस को एंटरटेन करने की। अब दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि सिविल कोर्ट जिस मैटर को जिस सूट की कॉग्निजेंस ले रही है क्या वो सिविल नेचर का है, अगर वो सिविल नेचर का है तब वो कॉग्निजेंस ले सकती है। नंबर 2, कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट इज़ नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो इस तरह सिविल कोर्ट जिस मैटर की कॉग्निजेंस ले रही है उसको इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बार्ड ना किया गया हो। ये दो कंडीशंस हैं कि कब सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है सिविल मैटर्स में। उसके बाद हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई सूट सिविल नेचर का है, तो उसके लिए ए सूट इज़ ऑफ ए सिविल नेचर इफ़ द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन द सूट रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट एंड इन्फोर्समेंट। अगर किसी सूट का मेन क्वेश्चन सिविल राइट्स से रिलेटेड हो, सिविल राइट्स की डिटर्मिनेशन और उनकी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हो, तो हम कहेंगे कि ये मैटर सिविल मैटर है और ये सूट सिविल सूट है। इसी तरह अगर किसी सूट का मेन क्वेश्चन जो है वो रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज़ से रिलेटेड है, तब वो सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी सूट का मेन क्वेश्चन तो सिविल राइट्स से रिलेटेड है, सिविल नेचर का है मेन क्वेश्चन, लेकिन उसकी जो एडजुडिकेशन है वहाँ पे इंसिडेंटली अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज़, तब भी वो सिविल नेचर का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन पोर्शन तो रिलेटेड है सिविल नेचर से, लेकिन उस मेन पोर्शन को डिटरमिन करने के लिए उसकी एडजुडिकेशन में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज़ को, क्योंकि ये मेन पोर्शन तो नहीं बनता इस तरीके से। ये तो मेन पोर्शन चूँकि सिविल नेचर का था, उसको डिटरमिन करते हुए कहीं से इसमें रिलीजियस राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो सिविल नेचर का ही रहेगा। The expression suit of a civil nature will cover private rights and obligation of citizens. Political and religious questions are not covered by this expression. A suit in which principal question relates to religion is not a suit of civil nature, but if the principal question in the suit is of civil nature, the rights to property or office. So, if the principal question in the suit is of a civil nature and the adjudication incidentally involves determination relating to religious rites and ceremonies, it doesn't cease to be a suit of civil nature and the jurisdiction of civil court is not barred. कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के हैं? सूट्स ऑफ सिविल नेचर। एग्जाम्पल्स: सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी, suits relating to right of worship. A suit to establish a right of worship is a suit of civil nature. Number 3, suits relating to right to share in offerings. Number 4, suits for damages for civil wrong. Number 5, suits for specific performance of contracts or for damages for breach of contracts. Number 6, suits for specific performance
यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई है रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज़, उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। द एक्सप्रेशन रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज़ एक्सटेंड टू मोड ऑफ वर्शिप, सलात, नमाज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हज। जो इनका मोड होगा, अगर किसी सूट का प्रिंसिपल क्वेश्चन उनके मोड से रिलेटेड हो तब वो प्योरली रिलीजियस होगा। यानी अगर आपको किसी राइट की बात करेंगे, राइट टू वर्शिप, तो वो सिविल नेचर का है, लेकिन मोड ऑफ वर्शिप इज़ नॉट ऑफ सिविल नेचर। अब कौन कौन से सूट्स हैं जो कि सिविल राइट्स, सिविल नेचर के 6 हमने पढ़ लिए हैं कि 6 एग्जाम्पल्स। इसके 7th एग्जाम्पल, सूट फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सूट फॉर रेंट, सूट फॉर ऑन अकाउंट्स, सूट फॉर राइट्स ऑफ फ्रेंचाइज, सूट्स फॉर राइट ऑफ हेरिडिटरी ऑफिस, suits against wrongful dismissal from service and for salaries, suits relating to partnership। अब कौन कौन से सूट्स हैं जो कि सिविल नेचर के नहीं हैं। रिलीजियस मैटर्स, जो प्योरली रिलीजियस मैटर्स हों, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, सूट्स फॉर अपहोल्डिंग mere डिग्निटी और ऑनर, सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स और ऑफरिंग्स। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। उसको मैंने इस तरह से बयान किया है कि मैंने साथ साथ हेडिंग्स भी बताई हैं ताकि आपको अटैम्प्ट करने का तरीका पता लग जाए। अब मैं आपको एक बार रिव्यू करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, और आपने इसकी हेडिंग साइनॉप्सिस आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सेक्शन 9 में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जुरिस्डिक्शन की जनरल मीनिंग पढ़ा, उसके बाद ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन हमने 4 काइंड्स पढ़ी हैं, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, टेरिटोरियल और एपलेट और ओरिजिनल। और उसके बाद हमने कंडीशंस पढ़ी हैं कि कब कब सिविल कोर्ट सिविल सूट्स की कॉग्निजेंस ले सकता है। उसमें हमने पढ़ा है कि कब पता लगेगा कि ये सूट सिविल नेचर का है, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, और वो सूट्स जो कि सिविल नेचर के नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आइंदा आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।